केरल एक ऐसा राज्य जिसे लोग अक्सर गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं। हरे भरे नारियल के पेड़, बैकवाटर्स की शांति और वहां के लोगों की सरलता। लेकिन इसी शांति और खूबसूरती के बीच साल 2016 में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। 29 अप्रैल 2016, दिन शुक्रवार, जगह पेरुम्बूर, जिला एर्नाकुलम, केरल। यह वही दिन था जब देश की एक बेटी जीशा नाम की एक युवती दरिंदगी का शिकार बनी। जिस तरह से उसके साथ अत्याचार किया गया वह सुनकर ही रूह कांप जाती है। ये केस सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि समाज के उस घिनौने चेहरे को सामने लाया जहां एक गरीब अकेली लड़की की चीखें अनसुनी रह जाती हैं। इस कहानी की शुरुआत एक छोटे से घर से होती है। ये घर मिट्टी और ईंटों से बना हुआ था, जिसके चारों ओर टूटी फूटी बाउंड्री और एक टीन की छत। यहीं रहती थी जीशा, एक 30 वर्षीय लड़की जो एक लॉ की स्टूडेंट थी। उसकी माँ राजेश्वरी अकेली मजदूरी करती थी और बेहद गरीबी में अपनी बेटी को पढ़ा रही थी। जीशा का सपना था कि वो एक दिन वकील बने, अपनी माँ का सहारा बने और अपने छोटे से घर को खुशियों से भर दे। लेकिन किसे पता था कि उसकी जिंदगी की किताब इतनी बेरहमी से बंद कर दी जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनुष राजपूत। आपका स्वागत है हिडन ट्रुथ चैनल पर, जहां हम आपको हर बार एक नई और दिलचस्प अपराध कथा सुनाते हैं। अगर आपको ऐसे ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो आप हमारे हिडन ट्रुथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 29 अप्रैल 2016, शाम का समय, जगह पेरुम्बवूर, एर्नाकुलम। वो दिन जीशा की जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला था। दिन भर की गर्मी के बाद शाम ढल रही थी। पेरुम्बवूर की सड़कों पर लोग अपने अपने काम से लौट रहे थे, लेकिन जीशा वो घर पर अकेली थी। उसकी माँ राजेश्वरी उस दिन मजदूरी के लिए पास के कंस्ट्रक्शन साइट पर गई हुई थी। जीशा ने अपनी जिंदगी गरीबी और संघर्षों में गुजारी थी। उसकी पढ़ाई, उसके सपने, सब कुछ उस छोटे से घर की चारदीवारी में कैद थे। लेकिन उसी चारदीवारी में उस शाम एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ तोड़ दिया। करीब शाम 5 बजे एक शख्स जो वहां अक्सर घूमता फिरता दिखता था, धीरे धीरे जीशा के घर की ओर बढ़ता है। ये शख्स था अमीरुल इस्लाम, असम का एक माइग्रेंट वर्कर। वो पास की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम करता था। उसकी निगाहें कई दिनों से जीशा पर टिकी हुई थीं। उस दिन शायद उसके दिमाग में एक ही बात थी, किसी भी तरह जीशा को अपना शिकार बनाना। उस छोटे से घर का दरवाजा मजबूत नहीं था। अमीरुल चुपचाप अंदर घुस गया। जीशा अचानक से चौंक गई। उसने शायद चीखने की कोशिश की होगी, लेकिन उस बेरहम ने उसे तुरंत दबोच लिया। मकान की दीवारों के पीछे शुरू हुआ जुल्म और दरिंदगी का सिलसिला। अमीरुल ने न सिर्फ जीशा को बेरहमी से पीटा, बल्कि उसके साथ दरिंदगी भी की। जीशा ने पूरी ताकत से मुकाबला किया। उसके नाखूनों के निशान, उसकी चीखें उसके संघर्ष की गवाही देते रहे। लेकिन वो आदमी और ज्यादा हिंसक होता चला गया। जीशा का गला दबाया गया, चाकू से उसके शरीर पर कई वार किए गए। उसका चेहरा तक काटा गया ताकि पहचान छिपाई जा सके। उसके शरीर पर 30 से भी ज्यादा गहरे घाव मिले। यह कोई साधारण हत्या नहीं थी, ये बर्बरता की हद थी। करीब 8 बजे रात को जब राजेश्वरी, जीशा की माँ, मजदूरी से लौटी तो घर का नजारा देखकर उनकी दुनिया ही बिखर गई। दरवाजा आधा खुला था, अंदर अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने कमरे में कदम रखा, सामने जमीन पर खून से लथपथ उनकी बेटी का शव पड़ा था। उनकी चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज उठीं। पड़ोसी दौड़े, किसी ने पुलिस को फोन किया। लेकिन उस रात उस छोटे से घर के भीतर सिर्फ खामोशी और मातम था। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा घर बुरी तरह अस्त व्यस्त था। दीवारों पर खून के छींटे थे, फर्श पर खून का तालाब था। जीशा का शरीर इस हालत में था कि देखना भी मुश्किल हो रहा था। पुलिस को तुरंत समझ आ गया कि ये कोई साधारण हत्या नहीं है, यहाँ किसी ने पूरी योजना के साथ हमला किया है। लेकिन सवाल उठ रहा था, आखिर क्यों क्यों जीशा को इस तरह से मौत के घाट उतार दिया गया? जैसे ही ये खबर फैली, पूरे एर्नाकुलम और फिर पूरे केरल में गुस्से की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही सवाल उठने लगा, एक गरीब लड़की की चीखें क्यों अनसुनी रह गईं? तो की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में ये खुलासा करेगी कि 30 से भी ज्यादा गहरे घाव उसके शरीर पर पाए गए थे। हमलावर यहीं नहीं रुका, वह इस कदर वहशी हो चुका था कि जिशा के प्राइवेट पार्ट्स तक पर धारदार हथियार से वार किया गया। यह दरिंदगी 2012 के दिल्ली के निर्भया केस की याद दिलाती है। लेकिन पुलिस का रवैया वही पुरानी लापरवाही। शुरुआत में इसे एक सामान्य हत्या मानकर वे ठीक से जांच तक नहीं करते। लेकिन जब यह मामला मीडिया तक पहुंचा और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया, तब जाकर पुलिस हरकत में आई। जिशा दलित थी। अगर वह किसी अमीर घर की लड़की होती तो शायद पुलिस उसी रात से आसमान सिर पर उठा लेती। यह बात उसके पड़ोसियों और दोस्तों ने मीडिया को दी थी। धीरे धीरे यह केस पूरे केरल में चर्चा का विषय बन गया। केरल की निर्भया कहा जाने लगा। सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन होने लगे। हर कोई सवाल कर रहा था, आखिर एक लॉ स्टूडेंट जो कानून की पढ़ाई कर रही थी, जिसके सपने थे जज बनने के, उसे इस तरह से क्यों मारा गया?
और हत्यारा कौन था। कई दिन बीत गए, पुलिस के हाथ कोई ठोस सबूत नहीं आया, लेकिन दबाव इतना बढ़ गया कि राज्य सरकार को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT गठित करनी पड़ी। पुलिस को घर के पास एक चप्पल मिली। यही चप्पल आगे जाकर इस केस की सबसे बड़ी कड़ी बनी। फॉरेंसिक टीम बुलवाई गई। आसपास के सभी मजदूरों और प्रवासी कामगारों से पूछताछ शुरू हुई। धीरे धीरे शक एक नाम पर जाकर टिक गया, अमीर उल इस्लाम। अमीर उल इस्लाम असम का रहने वाला एक प्रवासी मजदूर। उसे काम करने के लिए पेरुम्बवूर लाया गया था, लेकिन उस पर पहले भी महिलाओं से छेड़छाड़ करने के आरोप लगे थे। SIT ने कई दिनों तक निगरानी की और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया। DNA टेस्ट, फॉरेंसिक एविडेंस और घटनास्थल से मिले सबूतों ने यह साफ कर दिया कि वही इस दरिंदगी का गुनहगार था। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद एर्नाकुलम की सेशन कोर्ट ने 2017 में फैसला सुनाया। अमीर उल इस्लाम को दोषी ठहराया गया और मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। न्यायालय ने कहा, यह अपराध मानवता के खिलाफ है। इस मामले में नरमी की कोई गुंजाइश नहीं है। केरल, साल 2016 का वो वक्त, जिशा की बेरहमी से हुई हत्या ने पूरे राज्य को हिला दिया था। लोगों के दिलों में सिर्फ एक सवाल था, आखिर ये काम किसने किया और क्या इस दरिंदे को सजा मिलेगी या ये भी बाकी केसों की तरह धीरे धीरे भूल जाएगा। पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी ठोस सबूत जुटाना, क्योंकि शुरुआती जांच में न तो कोई आई विटनेस सामने आया था, न ही कोई क्लियर क्लू। लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मेहनत और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ने धीरे धीरे इस गुत्थी को सुलझाना शुरू किया। जिशा के शरीर पर मिले जख्मों और नाखूनों से मिले DNA सैंपल्स ने पहला बड़ा सबूत दिया। जब इन सैंपल्स को नेशनल डेटाबेस से मैच किया गया तो एक नाम सामने आया, अमीर उल इस्लाम। पुलिस ने जब उसे गिरफ्तार किया तो पूरे इलाके में सन्नाटा फैल गया। लोग हैरान थे, क्या इतना साधारण दिखने वाला आदमी इतना बड़ा जानवर हो सकता है। गिरफ्तारी के बाद जब अमीरुल से पूछताछ हुई तो उसके चेहरे पर किसी भी तरह का पछतावा नहीं था। उसने ठंडेपन से अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि उस दिन उसने शराब पी रखी थी और अकेली रहने वाली जिशा को देखकर उस पर हमला करने का प्लान बनाया। पहले उसने दरवाजा तोड़ा, फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और जब जिशा ने जोरदार प्रतिरोध किया तो उसने बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। लेकिन यहाँ पर जांच का सबसे बड़ा पहलू था, सिर्फ कन्फेशन काफी नहीं था। कोर्ट में कन्फेशन तभी माना जाता है जब पुख्ता सबूत भी मौजूद हों। पुलिस ने फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, DNA मैच, जिशा के शरीर से मिले चोटों का डिटेल्ड मेडिकल रिपोर्ट और आरोपी के कपड़ों से मिले खून के निशानों को सबूत के तौर पर इकट्ठा किया। 2016 से लेकर 2017 तक ये केस केरला की अदालतों में चलता रहा। जिशा की मां बार बार मीडिया के सामने आती और कहती, मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ, उसे दरिंदों ने मारा है। लेकिन अब समाज को ये साबित करना होगा कि औरत की जिंदगी की कोई कीमत है। कोर्ट रूम में जब पहला दिन सुनवाई का हुआ तो माहौल बहुत ही भारी था। एक तरफ प्रोसिक्यूशन था जिसने सारे सबूतों और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को रखा, दूसरी तरफ डिफेंस लॉयर था जिसने बार बार ये साबित करने की कोशिश की कि आरोपी इनोसेंट है और पुलिस ने जबरदस्ती फंसाया है। लेकिन हर बार जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट गवाही देने के लिए खड़े होते तो DNA रिपोर्ट्स, ब्लड स्टेन्स और मेडिकल एग्जामिनेशन की डिटेल्स सामने आ जाती। ये डिटेल्स इतनी क्लियर थीं कि किसी को शक की जरा भी गुंजाइश नहीं रहती। प्रोसिक्यूशन ने आरोपी को कोल्ड ब्लडेड किलर साबित करने के लिए हर साइंटिफिक प्रूफ पेश किया और आखिरकार नवंबर 2017 में अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अमीर उल इस्लाम को दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने कहा, ये केस न सिर्फ एक हत्या का है बल्कि समाज में फैली हुई उस सोच का है जो महिलाओं को कमजोर समझती है। लेकिन आज अदालत ये साबित करती है कि कानून से बड़ा कोई नहीं। सजा के तौर पर अदालत ने अमीर उल इस्लाम को डेथ पेनल्टी सुनाई। जैसे ही ये फैसला आया, कोर्ट रूम में तालियां गूंज उठी। बाहर इंतजार कर रहे लोग और एक्टिविस्ट ने एक दूसरे को गले लगाया। सबकी आंखों में आंसू थे, दुख के भी और राहत के भी। जिशा की मां ने कोर्ट से बाहर आकर कहा, आज मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। उसने जो सहा वो कभी कोई और बेटी न सहे। इस केस ने पूरे देश को यह सिखाया कि भले ही इंसाफ देर से मिले, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन साइंटिफिक और मजबूत हो तो अपराधी कितनी भी चालाकी कर ले, बच नहीं सकता। आज सालों बाद भी जिशा केस को एक ऐसे टर्निंग पॉइंट के तौर पर याद किया जाता है जिसने केरला के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बदल दिया। इस केस के बाद सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स को मजबूत करने का फैसला किया, फोरेंसिक लैब्स को अपग्रेड किया और महिलाओं की सुरक्षा के लिए पॉलिसीज को और सख्त किया। जिशा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी कहानी हमें ये याद दिलाती है, न्याय देर से मिले लेकिन इंसाफ हमेशा जीतता है। अगर आपको ऐसे ही ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री देखना पसंद है तो आप हमारे हिडन ट्रुथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।